हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारासर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो साइंस पर है और साइंस में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी। केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और उसका भी हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से फर्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। ये आप सेकंड लेक्चर है और जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। वाइड लैंग्वेज कराऊंगा, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी मीडियम से हो, पेन और पेपर लेके बैठे और मस्त तरीके से अपने नोट्स बनाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना समय कराए गवाए। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक था वो था अम्ल, क्षार और लवण। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था। आपको अम्ल से अवगत कराया था, आपको क्षार से अवगत कराया था। आज ये टॉपिक है हमारा लवण के ऊपर। पहले अम्ल क्षार के जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं हमारे एसिड और बेस से, जो कॉन्सेप्ट बनते हैं आज वाले लेक्चर से फुल कंप्लीट कराएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल देखो और क्षार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। अम्ल जहां इंग्लिश में बोलते थे इसको एसिड और क्षार जिसको बोलते थे हम बेस। सिंपल सी बात थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और इसका पीएच स्केल में इसके मान जो था वो 0 से लेकर कितना था, 6.9 तक था। मतलब 7 से इसका मान हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है ना। यही क्षार जो स्वाद में होते हैं कड़वे, और पीएच स्केल में इसका मान क्या रहता था, हमेशा 7 से ज्यादा रहता था। ठीक है, ये कड़वे होते थे और ये खट्टे होते थे। ये क्या करते थे, H प्लस आयन देते थे और यही ये OH माइनस आयन देते थे। ये इनका कॉन्सेप्ट था। बाकी मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छी से कंप्लीट कराया है, तो पहले उस वाले लेक्चर को अच्छी से कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट के कॉन्सेप्ट था हमारा अम्ल, क्षार और लवण में हमने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु के संग कराई थी। हमने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में अम्ल की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया, मतलब एसिड और बेस की जो रिएक्शन कराई थी डियर माय स्टूडेंट, वो हमने कराई थी धातु से। धातु मतलब मेटल। तो मैंने आपको बताया था इसमें मतलब ओनली एक कॉन्सेप्ट निकलता है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसकी अभिक्रिया धातु से होती है। तो हमेशा क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमेशा चाहे अम्ल के संग हो चाहे क्षार के संग हो, हमेशा साल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये भी मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में अच्छी तरह कंप्लीट करा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, ये देखिए, धातु की अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया। अब मैं अम्ल की और क्षार की दोनों की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया कराऊंगा। तो ध्यान रखना, पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। उसमें अम्ल और क्षार, देखो हमने इसमें बताया था कि अम्ल हो या क्षार हो, इसकी अगर धातु के संग अभिक्रिया होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है धातु ऑक्साइड। एक होता है हमारा धातु ऑक्साइड, ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊं क्या होता है ये, और एक होता है अधातु ऑक्साइड। तो डियर माय स्टूडेंट ध्यान रखना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी धातु से, तो अम्ल की अभिक्रिया हो जाती है, क्षार की अभिक्रिया हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। लेकिन अम्ल और क्षार जब धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करेंगे तो ध्यान रखना, अम्ल की हमेशा अभिक्रिया होगी धातु ऑक्साइड के साथ और क्षार की हमेशा अभिक्रिया होगी अधातु ऑक्साइड के साथ। इंग्लिश में अम्ल को तो आप जानते हो एसिड बोलते हैं, धातु ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, और यही अधातु ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल
ऑक्साइड। मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, जो भी मीडियम से हो मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब कॉन्सेप्ट आता है कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होती है, तो आप बोलोगे हाँ होती है। क्षार की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्षार की होगी अधातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया, और अम्ल की क्या होगी? धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया। और बनता क्या है समझना। देखो जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी, हमने इससे पहले देखा कि अम्ल की धातु के संग अभिक्रिया होती थी, तो क्या बनता था डियर माय स्टूडेंट? एक तो लवण बनता था हमारा, प्लस क्या बनता था, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक तो लवण बनता था, प्लस क्या बनता था? हाइड्रोजन गैस बनती थी। ये हमारा धातु के संग अभिक्रिया होती थी। अब इसमें क्या है? धातु ऑक्साइड, और जब कभी भी ऑक्साइड आता है वहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, तो जब हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा डियर माय स्टूडेंट? जल। तो ध्यान रखना, अम्ल की जब धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी तो लवण ही बनेगा और संग बन जाएगा जल। जब धातु के संग बनती थी तो हाइड्रोजन गैस बनती थी, और जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो जल, H2O हो जाएगा। H2O क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं जल। और इसी प्रकार क्षार की भी अधातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी तो हमेशा लवण बनेगा, प्लस क्या बनेगा डियर माय स्टूडेंट? जल। ये हमेशा बनेगा। चलो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इसमें देखिए, इसमें दिया है, देखिएगा, इसमें दिया है धातु की, एक सेकेंड, हाँ, अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया। तो दे रखा है अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया, क्या दिया है? अम्ल धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, यही मैंने आपको बताया था। अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, जब कभी अम्ल धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करेगा, तो आपने देखा क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा, और प्लस क्या बनेगा डियर माय स्टूडेंट? जल बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, अम्ल की जब धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होती है तो लवण तो बनता है और जल बनता है। ये क्वेश्चन आता है, ये लवण किस प्रकृति का होता है, किस नेचर में होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो कोई बताएगा? तो ध्यान रखना, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी तो हमेशा लवण तो बनेगा बनेगा। जैसे कि एक मैं एक और ले लेता हूं, जैसे क्षार ले लेते हैं यहां पर। क्षार की किससे होगी? अधातु ऑक्साइड के संग, के संग अभिक्रिया होगी तो यहां पर भी वही लवण बनेगा आपका, प्लस क्या होगा? जल बनेगा। सही है, वाटर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ लवण यहां पर भी बना है डियर माय स्टूडेंट, और लवण आपका यहां पर भी बना है। तो ध्यान रखना, अम्ल की जब धातु ऑक्साइड अभिक्रिया होगी तो हमेशा जो लवण बनेगा वो बनेगा क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का बनेगा डियर माय स्टूडेंट? क्षारीय। और जब क्षार की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी तो लवण हमेशा बनेगा अम्लीय। ठीक है ना, ध्यान रखना जी। हाँ, ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल। ये एसिटिक सोल्ट, हाँ, ये बेटा अम्ल जब कभी आएगा तो बेटा कौन सी प्रकृति बनेगी? क्षारीय बनेगी। और क्षार आ जाएगा तो बेटा क्या बनेगी? अम्लीय। जस्ट उल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। यही आपको दे रखा है, देखिए क्या है कि इसने बोला है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं डियर माय स्टूडेंट? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और आगे देखिए, क्षारों के साथ अधात्मिक ऑक्साइड की अभिक्रिया करके लवण और जल, यहां पर भी लवण और जल दे रहे हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसकी अभिक्रिया अगर हम धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड से कराते हैं, अम्ल की हमेशा याद रखना बेटा धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी, और क्षार की हमेशा अधातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी, और हमेशा लवण और जल देंगे। अम्ल की धातु के संग धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी तो जो लवण होगा वो कौन सी प्रकृति का हुआ? क्षारीय प्रकृति का हुआ। और आपकी क्षार की अधातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होगी तो जो लवण बनेगा बच्चे वो बनेगा अम्लीय प्रकृति का। सही है डियर माय स्टूडेंट। मैं इसको एक बार थोड़ा रफ कर देता हूं जिसे आप अच्छी तरह नोट कर लो। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए इसमें तो वो रिएक्शन भी दे रखी है अम्लों के साथ, एक सेकेंड, अम्लों के साथ, ये अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो देखो आप, अम्ल है ये, और इसकी धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया हुई तो एक तो लवण बना और दूसरा जल बना, और ये लवण बनेगा, ये किस प्रकृति का हुआ? क्षारीय प्रकृति का हुआ। ठीक है, जैसे कि इसमें जो रिएक्शन दे रखी है वो HCl एक अम्ल है,
और CuO कॉपर ऑक्साइड, जो क्या है आपका धातु ऑक्साइड है, इसमें कॉपर क्लोराइड बना CuCl2 और प्लस जल बना। और ये कॉपर क्लोराइड किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। और इसी का वर्जन में इंग्लिश में आपको दे देता हूं, ये रहा, ये लीजिए। तो देखिए डियर माय स्टूडेंट, मैंने इसमें आपको बताया कि यहां अम्ल की चलिए डियर माय स्टूडेंट, हमने बताया कि जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होती है तो हमेशा लवण बनता है और क्या बनता है? वाटर। और इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि जब क्षार की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है प्लस वाटर बनता है। तो एक तो रिएक्शन आपकी ये हो गई, ये है अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया। एक रिएक्शन और दे देते हैं आपको, देखिए ये रही अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। बेटा इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके संग हो रही है बेटा? बेस के संग। तो क्या बनना है? अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार इजिकल टू लवण प्लस जल, यही बताया था मैंने आपको। अब अधात्विक ऑक्साइड हमने कौन सा ले लिया? हमने ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी क्षार से, तो हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा? जल। जल तो बेटा आंख बंद करके लगा दो कि जल तो बेटा बनने बनना है, बनेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है? लवण है, मतलब साल्ट है। ये आपका साल्ट है। और किस नेचर में होगा ये? क्योंकि हमने क्या कराई है? क्षार की कराई है, तो ये किस नेचर में होगा? ये अम्लीय नेचर में होगा, अम्लीय नेचर में। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? चले आगे, तो चलिए क्लास को आगे लेके चलते हैं। अब हमारा था इसमें कॉन्सेप्ट, देखिए धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अभी तक हमने जो डियर माय स्टूडेंट, हमने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किसके साथ कराई है? हमने धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी, धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया कराई है, अधातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया कराई है। ये आप कॉन्सेप्ट आता है कि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसे? मेटल कार्बोनेट के साथ बेटा रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान रखना, अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। ये बात, इस बात का विशेष ध्यान रखना। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हमेशा एसिड के साथ होगी, कभी बेस के साथ नहीं होगी। तो आगे की ओर चलते हैं और उसको मैं बहुत अच्छी से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि यहां पर दे दिया है अम्ल धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हो रही है, तो बेटा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा आपको बताता हूं। हमने अम्ल इधर समझना अच्छी तरीके से, या हुआ क्षार, अगर हमने इसमें धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी और इसमें भी हमने धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी, दोनों कंडीशन में क्या बनने थे हमारे? एक तो लवण बनना था डियर माय स्टूडेंट, और प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही थी। इसमें भी हमारा लवण बनना था डियर माय स्टूडेंट, प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही थी। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं। अब इसके संग हमने क्या जोड़ दिया? ऑक्साइड जोड़ दिया बेटा। क्या जोड़ दिया बच्चे? ऑक्साइड जोड़ दिया। और इसके साथ भी हमने क्या जोड़ दिया बच्चे? ऑक्साइड जोड़ दिया। तो ध्यान रखना, अम्ल की धातु ऑक्साइड के संग अभिक्रिया होती है, लेकिन क्षार की धातु ऑक्साइड के संग नहीं होती है, अधातु ऑक्साइड के संग होती है, तो हम अधातु लगा देते हैं, ठीक है ना? अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो बेटा ऑक्सीजन इधर भी जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो, ऑटोमेटिक बन गया कि भाई लवण बनना है, प्लस क्या बनेगा बच्चे? जल। लवण बनना है, प्लस क्या बनेगा बच्चे? जल। लेकिन अब बात आती है ना थोड़ी अलग। अब क्या है? अब हम अभिक्रिया करा रहे हैं अम्ल की किसके संग? धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट नेट। तो ध्यान रखना, अम्ल की और दो क्षार की धातु कार्बोनेट के संग अभिक्रिया नहीं होती, ये बात का विशेष ध्यान रखना। तो हमेशा याद रखना, इसमें क्या है? धातु कार्बोनेट है। अब ध्यान रखना, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 होता है, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO3 होता है। अब CO3 में आप जानते हो बेटा ऑक्सीजन तो होती है ना, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी तो जल तो बनेगा बनेगा, प्लस उसमें कार्बोनेट है, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन बन के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो CO2 बनेगा। और प्लस क्या होगा बेटा? लवण होगा। प्लस क्या होगा हमारा? लवण होगा। तो ध्यान रखना, अम्ल की, ये तो मैंने आपको समझाया बेसिक से, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण तो बनेगा बनेगा, प्लस जल बनेगा, प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
लवण बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो बेटा आग को बुझाती है, आग को बुझाने में काम आती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो इसी कॉन्सेप्ट को आगे की ओर लेके चलते हैं। जैसे कि यहां पर दे रखा है अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, तो बेटा एक बनेगा लवण प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनेगा जल, यही बताया था मैंने आपको। जैसे कि एक मतलब रिएक्शन दे दी है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, Na2CO3 इसका केमिकल नाम तो सोडियम कार्बोनेट है, इसको बेटा और क्या दूसरे नाम से जानते हैं हम? बेकिंग सोडा आपके किचन में यूज होता है या दोनों में यूज होता है? अरे ये वो धावन सोडा, धावन नहीं, वो ये धोने वाला सोडा, इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, उसमें अंतर है बेटा। धोने वाला सोडा जो आप कपड़े धोते हो उसमें बेटा कौन सा सोडा होता है? वो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। अच्छा एक बेटा घरों में आपने किचन में यूज होता है जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका होता है NaHCO3। वो ध्यान रखना, ये क्या बेटा सोडियम कार्बोनेट है और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? हमारा बेकिंग सोडा होता है और धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। चलो एक सेकंड में बताता हूं। देखिए तो यहां पर क्या है, कलर का HCl लिया हमने और उसमें सोडियम कार्बोनेट जो धातु कार्बोनेट है इसके संग उन्होंने अभिक्रिया कराई, तो एक तो हमारा पहले निकाल दो, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही निकलेगा प्लस जल अलग निकल जाएगा, उसके बाद बनेगा हमारा NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसी अम्ल की हमने अभिक्रिया अब बेटा बेकिंग सोडा से कराई NaHCO3, ये क्या है? धातु बाइकार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही ना, तो बेटा हमेशा लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। इन दोनों को तुम देखो दोनों में बराबर चीज बन रही है, बस फर्क क्या है कि इसमें हमने HCl 2 ले लिए तो बैलेंस कराने के लिए हमने, और इसमें HCl हमारा एक ही है ओनली। आर यू क्लियर स्टूडेंट? तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं से रफ करके। देखिए कि जब HCl की अभिक्रिया मतलब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट संग करेंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो मैंने आपको बता दिया बनता है। एग्जाम्पल कैसे दो, हमने दे लिया HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारी पेट में पाया जाता है, हमारे में एसिडिटी होती है ना, वो बेटा HCl पाया जाता है उसमें, और उसकी अभिक्रिया हमने क्या धोने वाले सोडे से करा दी, सोडियम कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट है, तो एक तो बनेगा आपका लवण जो NaCl, NaCl क्या होता है? नमक जो आपके घरों में यूज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस करने बनेगा जल। इसी प्रकार HCl की अभिक्रिया हम धातु बाइकार्बोनेट से संग कराएंगे तो अभी हमारा लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। सही है नहीं सही है? क्वेश्चन आता है चूने के पानी का टेस्ट कैसे करोगे, तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान से पढ़ो। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया रंग का हो जाता है। बेटा चूने पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का उल्टा ही, क्योंकि मैं आपको छोटा सा एक चीज बताता हूं उसमें कि हम जो बाजार से लाते हैं वो CaO लाते हैं, जब इसकी अभिक्रिया हम जल से रंग करा देते हैं, जो आप सफेदी लेके आते हो घर से, वो घर से नहीं बाजार से लेके आते हो, और उसको जब वो डेलेट रूप में आती है, मैं नया पेज ले लेता हूं उसमें अच्छे से समझाता हूं आपको। जैसे कि आप बाजार से लाते हो सफेदी और इसको बेटा जब जल में डाल देते हो तो एक पदार्थ बनता है, और जो कि बेटा क्या होता है? बहुत गर्म होता है, होता है नहीं होता है? और ये किस रंग का होता है बेटा? दूधिया रंग का होता है, दूधिया रंग का होता है नहीं होता है? सफेद रंग का होता है नहीं होता है? ये आपका जो सफेदी होती है ये बेटा इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, याद रखना। और इसको जब आप जल में डाल देते हो H2O में तो बेटा आपका बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसी को बेटा बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मान आपके घुल के बन जाती है, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो बेटा आपके क्या होता है? पानी उसमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो ये बहुत गर्म हो जाती है, और जो किस रंग की होती है? दूधिया रंग की होती है,
और यही मैंने आपको उसमें दिखाया। देखो देखिए कि अब बेटा हमने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाई थी, एक सेकेंड इसको देखता हूं। तो उसमें क्या दिया है, चूने के पानी का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया रंग का हो जाता है। जैसे कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाया, तो बेटा हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किस रंग का होता है बेटा, दूधिया रंग का हो जाता है। ये किस रंग का होता है, दूधिया रंग का, सफेद रंग का। प्लस क्या बनता है हमारा, जल बनता है। मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हुआ। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस बनता है जल। ठीक है, और इसमें और आगे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रभावित करने पर जल में उपस्थित घुलनशील पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। इसी में हम कैल्शियम कार्बोनेट में जो हमारा बना है, ये वाला बना हुआ है, इसमें दो जल तो मिलाएंगे ही और कार्बन डाइऑक्साइड और मिला दें हम, तो बेटा ये हमारा ये अपारदर्शी बन जाता है, एक माना ट्रांसपेरेंट बन जाता है, जो क्या है CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम वाई कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या हुआ, CaCaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका केमिकल नाम होगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, या इसका नाम एक और बोल सकते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। दोनों बात एक ही है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यही इसका इंग्लिश वर्जन है। जो स्टूडेंट इंग्लिश स्टूडेंट हो वो यहां से नोट करें। डियर माय स्टूडेंट, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जिसका नाम है उदासीनीकरण। उदासीकरण, अब ये क्या है उदासीनीकरण, ये क्या है? ध्यान रखना, जो हमारा NaCl बनता है, जो हम घर में यूज करते हैं नमक, ये डियर माय स्टूडेंट हमारा उदासीनीकरण होता है, जिसका पीएच वैल्यू, देखिए उदासीनीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलिजेशन। अब ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ लो, अब ये होता क्या है। तो ध्यान रखना, ये न्यूट्रलाइजेशन जब कभी बनता है तो हमेशा याद रखना, अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, ध्यान रखो, अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के संग होती है तो एक तो बनेगा बेटा आपका बनेगा लवण, और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, उदासीनीकरण कहते हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन के माध्यम से इसकी डेफिनेशन दी है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाएगा, एक तो लवण बनाएगा बच्चे, और हमेशा क्या बनाएगा बेटा, जल बनाएगा। मैं एक रिएक्शन दे दूं उसकी, यही बेटा आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसकी एक छोटी सी हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे अम्ल अम्ल ले लेते हैं हम HCl ले लें भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसकी अभिक्रिया हम क्षार के संग करा रहे हैं, तो NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके संग हम अभिक्रिया कराएंगे तो डियर माय स्टूडेंट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं उसमें, कि सोडियम अभिक्रिया किससे करेगा डियर माय स्टूडेंट, Cl से, और हाइड्रोजन किससे संग करेगा, OH से। तो जब Na की Cl से होगी तो NaCl बनेगा, प्लस, और OH की जब HS होगी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हो गए, तो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, तो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आएगा न्यूट्रलाइजेशन क्या है, मतलब उदासीनीकरण क्या है, तो सिंपल बोल देना, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। एक दो मैं एग्जांपल दे देता हूं उसके। मैंने आपको बताया कि जब एसिड की अभिक्रिया
बेस के साथ होगी, मतलब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होगी तो हमेशा क्या बनेगा, एक तो आपका साल्ट बनेगा लवण, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब जल बनेगा। एक आधे एग्जांपल ले लेते हैं इसके, जैसे कि एक पहले वाला एग्जांपल हम यही ले लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, तो हमेशा क्या बनेगा, एक तो आपका NaCl बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा OH और H बन के क्या बनेंगे H2O। सही है, एक आध और ले लें, H2SO4, जैसे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे भाषा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या होता है बेटा, फादर ऑफ अम्ल एसिड, मतलब ये क्या होता है बेटा, सभी अम्लों का पापा होता है, मतलब सभी अम्लों का राजा है ये। इसकी अभिक्रिया हम कर देते हैं। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों करें, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं पहले तो NaOH से। तो डियर माय स्टूडेंट, रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन OH की संख्या बना देगा H2O, ठीक है ना, प्लस सोडियम की अभिक्रिया सल्फेट से संग होगी तो बनेगा सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और ये क्या आपका लवण हुआ, क्या हुआ लवण। अब मेन चीज है क्या, बैलेंस है, तो आपने देखा सोडियम यहाँ पर दो हैं राइट हैंड साइड में, इधर बेटा एक है, तो हम इसको पहले दो कर लेते हैं, तो हमने इसको दो कर दिए। अब सोडियम दो हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, वहां यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए हमारे दो, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं एक, तो हम ये यहाँ पर दो कर दें। अब लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे चार, और यहाँ पर हाइड्रोजन चार हैं, तो दो आप देख रहे हो, दो यहाँ पर हैं और दो ही यहाँ पर हैं, तो हमारी पूर्ण बैलेंस हो जाती है। ठीक है, आप एक आध एग्जांपल और दे सकते हो, जैसे कि मैं HCl की अभिक्रिया KOH से करा देता हूं, क्योंकि भाई HCl क्या है आपका एसिड है, KOH क्या है आपका बेस है, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो लवण बनेगा, तो बेटा ध्यान रखना H की OH से होगी तो हमेशा बन जाएगा, पहले तो H2O तो अलग बन गया हमारा, प्लस पोटेशियम की क्लोरीन से होगी तो क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, और ये पहले से बैलेंस है, शायद पहले से बैलेंस है। आर यू क्लियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो हमेशा लवण बनता है प्लस बनता है जल। क्लियर है, एक छोटा कॉन्सेप्ट समझ लो, मैंने आपको बताया इसमें कि अम्ल की, इसको अच्छी से समझना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है तो डियर माय स्टूडेंट क्या बनना है हमारा, एक तो लवण बनना है और प्लस क्या बनना है जल। सही है ना। अब मैंने आपको बताया था जब अम्ल क्षार करा रहा था, पहला मेरा टॉपिक आपने देखा हुआ, तो उसमें बताया था प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो बेटा इसी आधार पे हम एक काम करते हैं, मैं यहां पर लगाता हूं प्रबल अम्ल, या मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है ना, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया में करा रहा हूं दुर्बल क्षार से, दुर्बल क्षार, ठीक है, तो दो अम्ल, इधर भी अम्ल है और ये क्षार है, तो लवण तो बनाएंगे भाई, लवण हमारा बनेगा ही बनेगा, प्लस जल हमारा बनेगा बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आता है ये लवण जो होगा वो किस प्रकृति का होगा, तो ध्यान रखना जो ज्यादा प्रबल होगा ना उस प्रकृति का होगा, तो बेटा इसमें यहाँ पर प्रबल कौन है अम्ल, तो बेटा किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिडिक होगा बेटा। सही है डियर माय स्टूडेंट, यही जस्ट हम उल्टा ले लें। अब हम लेते हैं दुर्बल अम्ल प्लस के प्रबल क्षार, तो यहां पर भी हमारा एक तो लवण बनेगा साल्ट बनेगा बेटा, और प्लस क्या बनेगा हमारा जल बनेगा। अब यहाँ पर प्रबल कौन सा है क्षार है ना, तो ये साल्ट कौन सा बनेगा हमारा क्षारीय बने प्रकृति। आर यू क्लियर स्टूडेंट, एक बार उदाहरण समझ लो बेटा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमेशा लवण और जल बनता है, एसिड बेस की बेटा या रिएक्शन होंगे रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमेशा साल्ट और वाटर बनेगा। अब मेन चीज आती है कि एसिड भाई हमारा स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है, इसी प्रकार जो आपका क्षार होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है वीक भी होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की जब परस्पर क्रिया होगी तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, वो कौन सा बनेगा एसिडिक बनेगा, क्योंकि प्रबल अम्ल जो प्रबल होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बेटा उसका ही बेटा प्रचाप इधर आएगा,
क्लियर है? अगर प्रबल अम्ल है तो अम्लीय होगा, और प्रबल क्षार है बच्चे तो क्षारीय होगा। क्लियर है? वो क्या हुआ? लवण, सॉल्ट है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमने प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से करा दी और प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल से करा दी, क्या हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की नहीं करा सकते? या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की भी तो अभिक्रिया करा सकते हैं ना? करा सकते हैं ना? तो यही कॉन्सेप्ट मैं आगे क्यों लेके चलता हूं। देखिए, अब मैं करा रहा हूं प्रबल अम्ल और प्रबली क्षार, सही है? और यहां पर करा रहे हैं हम दुर्बल अम्ल और दुर्बली क्षार, सही है बात? अब तो यहां से बनने वाले जो बनेंगे, रिजल्ट जो बनेगा वो लवण होगा प्लस जल में कोई चेंजिंग तो होगी नहीं। यहां पर भी आपका लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा बच्चे? जाल नहीं जल बनेगा। सही है नहीं सही है? अब मेन चीज आती है कि अब यहां पर इनकी प्रकृति क्या होगी, अम्ल की क्या होगी, लवण इसमें लवण की क्या प्रकृति होगी, इसमें लवण की क्या प्रकृति होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों प्रबल है, दोनों ही दुर्बल है। सही है ना? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है। तो ध्यान रखना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो और दोनों ही वीक हो तो हमेशा जो सॉल्ट बनेगा ना, साल्ट जो बनेगा आपका, वो हमेशा क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब उदासीन होगा, हमेशा उदासीन ही होगा। समझ में आ गया ना? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया हो या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया हो तो हमेशा जो नमक मिले, जो सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, वो हमेशा क्या होगा? उदासीन होगा। इसकी मैं एक रिएक्शन देता हूं, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे प्रबल अम्ल कौन सा ले लें? हमने ले लिया HCl, सबसे बढ़िया है, HCl ले लेते हैं। और प्रबल क्षार ले लेते हैं हम NaOH, सही है? और यहाँ पर प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, इसकी अभिक्रिया होगी तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन OH के संग अभिक्रिया करेगा तो हमेशा जल तो बना ही देगा वो, H2O प्लस Na की अभिक्रिया Cl के संग होगी तो NaCl। तो ये आपका जो घरों में यूज होता है, घरों में यूज होने वाला नमक है ये, हाँ नमक, ठीक है ना? और ये क्या होता है डियर माय स्टूडेंट? उदासीन होता है। क्या होता है बेटा? उदासीन। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, पीएच स्केल होता है जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक होती है। यहां पर इसका 7 होता है जो कि बताता है, उदासीन बताता है। इससे पहले वाले क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। उसके बाद वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि NaCl का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो डियर माय स्टूडेंट ये क्या है? उदासीन है ना, तो कितनी हो जाएगी डियर माय स्टूडेंट? 7। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अम्ल में होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी ना? ठीक है ना? ठीक है। और जो क्षार में होंगे वो उनकी 7 से ज्यादा होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, जो पहले मैंने आपको रिएक्शन कराई थी उससे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे कि यहां पर मैंने देखा, यहां पर क्या देखा हमने कि हमने प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराई है, तो बेटा लवण बनाए जो अम्लीय बनाए, तो इसका मान क्या कितना होगा? 7 से ज्यादा, 7 से कम? तो हमेशा याद रखना 7 से क्या होगा? इसका हमेशा कम होगा मान, ठीक है ना? इसका हमेशा 7 से कम होगा। और दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार के संग अभिक्रिया करी थी तो प्रकृति बनी थी क्षारीय है, तो इसका मान क्या होगा बेटा? 7 से हमेशा ज्यादा होगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट? पता लग गया, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? और इस वाले लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहता है पीएच वैल्यू। अब ये मैंने आपकी पहले भी करा चुकी है। आप कहोगे सर ये तो पीएच वैल्यू तो पहले भी आपने करा दिया है, पीएच मान किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की शक्ति को बताए, द पावर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कभी कभी डियर माय स्टूडेंट इसमें पूछ लेता वो कि इसकी गणितीय पूछ लेगा, वो इसका गणितीय रूप पूछ लेगा, मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है ना? या गणितीय वो परिभाषा पूछ लेगा, ठीक है ना? तो बेटा कैसे दोगे? तो ध्यान रखना,
पीएच बेटा हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, मान को पीएच वैल्यू इजगल टू होता है माइनस के लॉग एच प्लस आयन, ये बेटा फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके हो सकता है इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली पीएच वैल्यू का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है आपका, क्लियर है। अच्छा, जैसे पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल होता है, ऐसे बेटा पीओएच स्केल भी होता है, ध्यान रखना। जैसे पीएच स्केल होता था, ऐसे पीओएच भी होता है। यहां पर ये क्या बताता है पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ OH क्या है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या बता रहा, पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन ऑक्साइड की पावर शक्ति को बताए उसे क्या बोलेंगे, POH, क्लियर है। और ये बेटा किसमें होता है, माइनस में होता है। आगे की ओर चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है कि PH प्लस POH ये किसके बराबर होता है, तो याद रखना ये 14 के बराबर होता है। पीएच और पीओएच ये किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। सीधे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पीएच का मान है, पीएच जो ध्यान रखना ऐसे बनाते हैं, इसका मान दे रखा है 8, तो पूछ लिया जाएगा पीओएच का मान क्या होगा। तो डियर माय स्टूडेंट, दोनों को मिलकर कितना होता है, 14 होता है, जबकि ये पीएच कितना है आपका 8 है, तो बचा कितना भाई 6, मतलब पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसी की डेफिनेशन गणितीय रूप में इसकी परिभाषा क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पीएच बेटा मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था हमारा, माइनस के लॉग और यहां पर था H प्लस आयन, ठीक है ना। और ध्यान रखना इसके नीचे क्या लिखा होता है, वो साइलेंट होता है, 10 लिखा होता है, ध्यान रखना। तो ये जनरली ये लिखा होता है लॉग 10, यहां पर लिखा होता है, H यहां पर है और ये है। तो देखो उसकी डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन आयन क्या है हमारा, H पे प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण मतलब ये के ऋणात्मक मतलब माइनस लघु गुणक मतलब लॉग को क्या कहते हैं बेटा, पीएच मान कहते हैं। एक बार दोबारा समझो उसको, लॉग कोई लघु गुणक, हाँ वो हिंदी में लॉग, इंग्लिश में लॉग बोलते हैं और हिंदी में लघु गुणक बोलते हैं इसको। देखिए मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन लगा लिए भाई, हाइड्रोजन आयन के, आयन मतलब प्लस लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण ये लगा दिया, के ऋणात्मक मतलब माइनस, लघु गुणक मतलब लॉग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पीएच मान कहते हैं। बन गया नहीं बन गया, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के माइनस के लघु गुणक को क्या कहते हैं बेटा, पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हुआ, लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।